मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 92, जो कि आज तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर 2023। और 16 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। क्या शानदार मोटिवेशन कोड है कि किसी भी क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, परंतु अगले वाले इंसान को पता चल जाता है अपने बोलने से, अपने तरीकों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने विचारों से कि ये किस क्लास का स्टूडेंट है। तो दोस्तों, जितना अपने अंदर ज्ञान होता है उसका अपने बोलने से ही पता चल जाता है। तो इस प्रकार बोलिए कि अगले इंसान को लगे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो भी कि ये 10th क्लास में पढ़ रहा है। ये व्यवहार सिखाए नहीं जाते, ज़िंदगी से हासिल किए जाते हैं, इन किताबों से हासिल किए जाते हैं कि किस प्रकार से किस आदमी के साथ व्यवहार किया था, किस प्रकार से किसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीता है इगा स्विएटेक ने, जो कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 इगा स्विएटेक ने इसको जीत लिया है। और ये इगा स्विएटेक है, पोलैंड की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन 2023 इगा स्विएटेक ने ही जीता है और वर्ल्ड में नंबर 1 ये खिलाड़ी है। सेकंड बार ये नंबर 1 खिलाड़ी आई है। और इन्फोसिस जो कंपनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी ये इगा स्विएटेक ही है। महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन्फोसिस की? वो है इगा स्विएटेक। अच्छा, इसके अलावा सबसे फास्ट खिलाड़ी कौन है? तो सेरेना विलियम्स है, जो इसके अंदर फर्स्ट खिलाड़ी आई थी पहली बार। कौन है? तो सेरेना विलियम्स आई है। ये क्या है? प्लेयर ऑफ द पुरस्कार है। इसके अंदर पहली खिलाड़ी कौन आई थी पहली बार? जो सेरेना विलियम्स आई थी। और चौथी बार ये आ चुकी है फर्स्ट खिलाड़ी, जो कि सेकंड तो हो गई है, कौन होगी? तो सेकंड होगी इगा स्विएटेक और फर्स्ट खिलाड़ी हुई है सेरेना विलियम्स। तो ये सेरेना विलियम्स है 2012, 13, 14, 15 में 4 बार लगातार आई है जो फर्स्ट खिलाड़ी आई है। और अभी हाल ही में कौन आई है? तो अभी हाल ही में आई है इगा स्विएटेक। वर्ष का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? तो ये है चीन के जिंग किनविन। जिंग किनविन ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जो इस वर्ष का है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन हुआ है? तो चीन का खिलाड़ी है जिंग किनबिन, ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस क्रूड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन 76 का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण अभी हाल ही में चीन ने किया है। तो ये कौन सा है? ये पहले चौथी पीढ़ी का गैस क्रूड परमाणु रिएक्टर है, जो कि है सीधा ओवन 76 है। इसका शुभारंभ कर दिया है चीन ने। जो उत्तरी शेडोंग प्रांत है उसके अंदर इसका अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? उत्तरी शेडोंग प्रांत के अंदर। और ये दुनिया का पहला इस तरह का जो परमाणु रिएक्टर है, पहला है। और ये चौथी पीढ़ी का गैस क्रूड परमाणु है, जो कि गैस क्रूड परमाणु रिएक्टर चौथी पीढ़ी का होने वाला है और दुनिया का पहला है। इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, यानी इसका हाई टेम्परेचर रहने वाला है। और इस तापमान को कंट्रोल कौन करेगा? तो हीलियम गैस इसको कंट्रोल करने वाली है। इसके उत्पादित क्या क्या होने वाला है? जो एक गैस क्रूड परमाणु रिएक्टर है सीधा ओवन संयंत्र, इससे क्या क्या उत्पादन होने वाला है? बिजली का उत्पादन होने वाला है, पानी का होने वाला है, और हाइड्रोजन गैस, उष्मा, इनका उत्पादन होने वाला है। जबकि जो अदर जो संयंत्र है, जो परमाणु रिएक्टर है, उनसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा अपशिष्ट निकलता है। इससे और अपशिष्ट कुछ नहीं निकलेगा कि बिजली का निर्माण हो जाएगा, पानी बन जाएगा और हाइड्रोजन और उष्मा जो हीट उत्पन्न होगी, ये चीज़ें इनसे बनेगी। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा कि इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम होगा। इसके अलावा हम देखते हैं परमाणु रिएक्टर का निर्माण क्यों करते हैं? तो बिजली उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर का निर्माण करते हैं। इसमें ईंधन की जगह परमाणु रिएक्टर में क्या यूज में लिया जाता है? तो यूरेनियम। परमाणु जो रिएक्टर है इसके अंदर ईंधन के रूप में
यूरेनियम यूज में लिया जाता है। और इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है। और नियंत्रण के लिए किस काम में आता है? इसको नियंत्रण कौन करता है? तो बोरोन और कैडमियम, ये दोनों जो परमाणु रिएक्टर है इसके अंदर काम करते हैं। किसके लिए? नियंत्रण के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं जो भारत के अंदर परमाणु संयंत्र है उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो केग्गा कहाँ है? केग्गा परमाणु रिएक्टर है वह कर्नाटक के अंदर। और तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र के अंदर। और नरेरा जो परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। और कांकरापार जो परमाणु रिएक्टर है वो है गुजरात के अंदर। कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है ये तमिलनाडु के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बी, जिसका अभी जैसे कि 2 अभी हाल ही में नई परमाणु रिएक्टर पनडुब्बी बनाई गई है। क्रास्नोयार्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया गया है, जो कि अभी हाल ही में 2 नई पनडुब्बियां संचालित की गई है। एक तो है क्रास्नोयार्क और दूसरी है सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? तो ये किया अभी हाल ही में रूस ने, जो 2 नई पनडुब्बियां बनाई है। एक तो है क्रास्नोयार्क और दूसरी है सम्राट अलेक्जेंडर 3। ये भी रूस ने इनको स्टार्ट किए। रूस में कौन होने वाले? तो इसका अनावरण किसने किया है? रूस ने किया। जो पुतिन भाई साहब है उन्होंने इसका अनावरण किया है। अच्छा, कहाँ पर तैनात की जाएगी ये की जाएगी प्रशांत महासागर में ये तैनात होगी। इसके अलावा हम देखते हैं पनडुब्बी क्या है, ये हम देखते हैं। तो पनडुब्बी एक पानी के अंदर जासूसी करने वाली, आप बोल सकते हैं कि जहाज या कोई मशीन बोल सकते हैं। ये क्या है? पानी के अंदर जासूसी करने वाली है। और इसमें 2 प्रकार की पनडुब्बियां होती है। ये अभी हाल ही में रूस ने बनाई। और भारत की खुद की बनाई हुई कौन सी पनडुब्बी है? तो भारत की खुद की बनाई हुई पनडुब्बी है वह INS अरिहंत, जो कि भारत ने खुद ने बनाई है। इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागशीर, INS वागीर, ये सब जो 6 पनडुब्बियां हैं ये हम भारत ने नहीं बनाई है, ये विदेश के सहयोग से बनी हुई पनडुब्बियां हैं। और पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती है। पनडुब्बी का मतलब है जो कि हिंदी में देखते हैं तो सबमरीन। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो डीजल से चलने वाली होती है, एक परमाणु से चलने वाली होती है। तो ये डीजल से जो चलने वाली पनडुब्बी है वो है बार बार उसको क्या करता है? पानी में जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर वो श्वास लेती है, फिर नीचे जाती है। उसको बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है। और जो परमाणु वाली होती है वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, जबकि डीजल वाली लंबे समय तक नहीं रह सकती है, थोड़ी समय तक रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में जो होगा वो होगा अजरबैजान के अंदर, जो COP29 का आयोजन होगा। तो COP28 का कहाँ हुआ? UAE के अंदर। COP जो हुई थी फर्स्ट वो कहाँ पर हुई थी? वो बर्लिन के अंदर हुई थी, बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी 1995 के अंदर। और COP3 कहाँ हुई है? तो COP3 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो क्योटो में हुई थी। और जो COP8 है वो कहाँ पर हुई है? वो भारत के अंदर हुई है 2002 के अंदर। COP28 कहाँ पर हुई है? UAE के अंदर 2023 के अंदर हुई है। और COP27 जो 2022 के अंदर शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुई है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो COP है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जो कि UNFCCC की बैठकें हैं इसको बोलते हैं। और UNFCCC की स्थापना कब हुई? 1994 के अंदर UNFCCC की स्थापना हुई, UNFCCC की। और UNFCCC का हेड क्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। इसके अलावा हम देखते हैं अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी हो गई बाकू। और अजरबैजान के अंदर जो COP29 होने वाला है वो अजरबैजान के अंदर होने वाला है। कुछ दिनों पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद हुआ था उनके बीच में। तो वो कौन सा विवाद है? तो वो है नारगोस कारावास क्षेत्र है, वहाँ पर इनके विवाद हुआ था। और उस विवाद का नाम है नारगोस कारावास क्षेत्र। और शतरंज का जो ओलंपियाड जो चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था अभी अजरबैजान के अंदर ही। और उसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले हो गए मैग्नस कार्लसन और सिल्वर मेडल जीतने वाले हो गए R प्रज्ञानंद। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 5 की ओर।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक कौन है? तो ये हो गया है म्यांमार, जो कि शीर्ष स्थान पर हो गया अफीम और अपराध ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार विश्व में जो शीर्ष स्थान मिला है अफीम उत्पादन में वो मिल गया म्यांमार को। अच्छा, इससे पहले 2022 में कौन था? तालिबान था इससे पहले, और तालिबान के बाद वहाँ पर तालिबान सरकार आई और तालिबान अफीम के खिलाफ है, उन्होंने अफीम पर बैन लगा दिया है और उसके बाद में ये म्यांमार आ गया है फर्स्ट स्थान पर। अच्छा, ये यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर आ चुका है, सर्वाधिक अफीम उत्पादन वाला 2023 में म्यांमार हो गया, दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान हो गया है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आजीविका का महत्वपूर्ण साधन अफीम को ही मानते हैं और इसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नापीता। देखो राजधानी है नापीता और पीता है वर्ल्ड में नंबर 1 पर, नापीता और पीता सबसे ज़्यादा है। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और इसकी पुराना नाम राजधानी भी थी रंगून। इरावती नदी के किनारे है म्यांमार और इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री भी बोलते हैं। ऑपरेशन करुणा हमने म्यांमार में ही स्टार्ट किया है। अच्छा, म्यांमार की सीमा लगाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो 4 राज्य है भारत के जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों के चारों राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 दिसंबर को, जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 2023 में 12 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। क्या थीम है? हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। ये आपके सामने इसकी थीम हो गई है। ये क्या है? आपके सामने इसकी थीम हो गई है। एक सेकेंड, ये आपके सामने इसकी थीम हो चुकी है, जो आप देख रहे हो आपके सामने है। और ये कब मनाया गया? 12 दिसंबर को मनाया गया है। इसी दिन एक और दिवस मनाया गया है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। इंटरनेशनल डे ऑफ यूटिलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ यूटिलिटी ये भी मनाया गया है। कौन से दिन? 12 दिसंबर को। इसको संघर्ष का समाधान भी बोलते हैं। संघर्ष का समाधान और तटस्थता डे, तटस्थता डे मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं तटस्थता डे, तटस्थता डे भी बोलते हैं इसको। ये तटस्थता डे जो कि 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम और दिवस देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है मर्दा दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है 2023 के अंदर। और 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। भारत में कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इसका होस्ट कौन हो गया? भारत हो गया। उद्घाटन करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, जो आपके सामने है। और इसकी थीम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसके अंदर बढ़ावा देना। एआई समिट कहाँ हुआ था? कुछ दिनों पहले एआई समिट हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बलेचले, जो कि यूके के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है बलेचले। घोषणा पत्र भी वहीं हुआ था। और 2024 में इसका अध्यक्ष कौन होने वाला है? तो 2024 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अध्यक्ष होने वाला है भारत। तो इसका भारत। 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो 33वें व्यास सम्मान के लिए अभी हाल ही में चुना गया पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अच्छा, व्यास सम्मान कौन देता है? तो बिरला फाउंडेशन देता है। इसकी शुरुआत 1991 के अंदर हुई थी। पहली बार ये व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो रामविलास शर्मा को पहली बार व्यास सम्मान दिया गया और इस बार वाला दिया गया है पुष्पा भारतीय को।
ये कौन से नंबर का है? ये 33वें नंबर का पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया। 32वें नंबर वाला किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया पागलखाना उपन्यास के लिए। और ये 33वां नंबर का जो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया, किस लिए दिया गया? ये दिया गया है हिंदी लेखिका के लिए, यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको दिया गया है, जो कि पुष्पा भारती को दिया गया है। अच्छा, ये बिरला फाउंडेशन और कौन सा पुरस्कार देती है? सरस्वती सम्मान भी बिरला फाउंडेशन देती है। और 2000 जो अभी हाल ही में दिया गया शिव शंकरी को दिया गया, और सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। और पहली बार ये सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो जो हरिवंश राय बच्चन है, इसको पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 97वें नंबर का किसका दिया गया? दामोदर मौजा को दिया गया। और जो 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, वो दिया गया था नीलमोहन फुफड़ को दिया गया था, जो 27वें नंबर का था। और अब इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है निखिल डे। निखिल डे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो निखिल डे को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन करने के लिए दिया गया था, वो निखिल डे को दिया गया था। और शिव शंकरी को कौन सा दिया गया? तो शिव शंकरी को, ये अभी बताया था मैंने, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें हम आगे बढ़ते हैं अभी। नहीं, ये जैसे कि VR ललिता अंबिका, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में हम देखते हैं। तो ये गगनयान लॉन्च करने वाली जो है, गगनयान की जिम्मेदारी किसके पास है? VR ललिता अंबिका को है। और फ्रांस का लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार अभी हाल ही में इन ललिता अंबिका को ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम 9 की ओर। हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी जो हाल ही में लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने, BOI ने लॉन्च कर दिया है महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। तो किस लिए लॉन्च किया? नारी शक्ति बचत खाता BOI बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया, महिलाओं के लिए लॉन्च किया। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए जो अपना खुद का व्यापार, स्वतंत्र व्यापार करती है, उनके लिए लॉन्च किया। 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा होगी इसके अंदर, और फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा? जो खाता है, हर अकाउंट में 10 रुपये की CSR बनाई जाएगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा समाज को बेहतर जिम्मेदारी के लिए ये 10 रुपये CSR में देगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कुछ दिनों पहले एक और योजना आई थी, महिला बचत सम्मान पत्र, जिसके अंदर 2 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए दिए जाते थे। महिला बचत सम्मान, ये भी BOI ने लॉन्च किया, महिला बचत सम्मान, जो कि 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए की बचत के लिए है। और 7.5% ब्याज दर इसके अंदर लगने वाला था, आपको बताया था मैंने। और नारी शक्ति वंदन बिल, ये बिल कब आया और किस अनुच्छेद में आया, कौन सा एक्ट था, और कौन से मंत्री थे, कौन मंत्री थे इसके अंदर? तो ये बिल के नंबर 128 नंबर का बिल है। महिला जो नारी शक्ति वंदन है 128 नंबर का बिल है। और ये एक्ट हो गया 106 नंबर का एक्ट हो गया। और इसको पेश करने वाले मंत्री हो गए अर्जुन राम मेघवाल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया कबीर बेदी को, जो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। एक सेकंड, कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ क्रेडिट इटली का यह पुरस्कार है, और कबीर बेदी को ये एक्टर के लिए दिया गया है। थैंक यू सो मच।